अच्छा जी, हम कर रहे थे अपने पीएनएल को, सवाल को हमने शुरू किया था, हमने कहा था पीएनएल के सवाल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले पी प्लस एस लाइन बाय लाइन आइटम को ऐड कर दो। ये सेल और सेल को ऐड कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल को ऐड कर दिया। जीपी आपने बैलेंसिंग निकालना है, जीपी को कभी भी आपने ऐड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट जो हम निकालेंगे, तो ये आपने कभी भी नहीं निकाला करना, क्योंकि एडजस्टमेंट होनी होती है, उसके बाद एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। तो यहाँ आ जाएंगे हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उनको भी क्या कर देना हमने, लाइन बाय लाइन आइटम को ऐड कर देना। 5101 जमा 3825 जल्दी जल्दी बताते जाओ मुझे। फिर है हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस जी 2000 plus 1250 2000 plus 1250। इन्वेस्टमेंट इनकम क्या आ गई हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम 750 plus जी 750 प्लस 250 जी नेट इनकम। अब उसने बस ये ना टोटल निकाला हुआ कि नेट आपके पास इनकम बची है, इसका मतलब ये टोटल है, नेट इनकम कुछ भी नहीं होती, मतलब ऊपर इनकम और एक्सपेंसेस का टोटल करके ये नेट में वैल्यू आएगी। ठीक है सर, इसको प्रॉफिट कह देते हो। जी सर। अब हमने देखनी है जी सवाल के अंदर एडजस्टमेंट्स क्या है, उन एडजस्टमेंट को पोस्ट करना है पीएनएल में, जो उसकी पोस्टिंग होती है तो हमारा पीएनएल मुकम्मल हो जाएगा। तो अब हम पीएनएल में आते हैं और एडजस्टमेंट को पोस्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है सर, देखिए तो सबसे पहले जी उसने कहा पेरेंट एक्वायर्ड 80% ऑफ शेयर इन सब्सिडरी, सब्सिडरी के अंदर 80% शेयर हमने एक्वायर किए हैं एट स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल के पहले दिन, पिछले साल के शुरू में हमने, तो मतलब अब ये कंपनी का क्या दूसरा साल, ये सेकंड ईयर क्या कंसोलिडेटेड पीएनएल बन रहा है। ठीक है सर जी ठीक है। वो आपको बता रहा है कि आपने पिछले साल के पहले दिन खड़े होके एक्वायर किया था, तो आज अगर आप खड़े हो रहे बता रहे हो कि पिछले साल के पहले दिन एक्वायर किया था, तो आज तक 2 साल गुजर गए ना, तो हम सेकंड दूसरे साल का ईयर 2 का बना रहे हैं ये पीएनएल। जी सर, बस ये याद रख लेना जहन में। ओके मतलब को सब्सिडरी को एक्वायर किए हमें दूसरा साल है, ये 2 साल हो गए हैं। अच्छा, बाय पेइंग द फॉलोइंग कंसिडरेशन, हमने जो सब्सिडरी को एक्वायर किया ना, ये कंसिडरेशन हमने पे किया, तो हम यहाँ कंसिडरेशन निकाल लेते हैं छोटा सा। अब मुझे थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा ऐसे। ओके सर। तो अब मैं पता है क्या करता हूँ, मैं इसको सवाल को उठाता हूँ और उसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, तो ये कंसोलिडेटेड पीएनएल भी नीचे आ गई। तो ऊपर वाली तो चीज समझ आ गई है ना, बस अब हम यहाँ से ना वर्किंग्स करते हैं जल्दी जल्दी। तो हम निकालने लगे कंसिडरेशन, भाई हमने सब्सिडी को कितनी कंसिडरेशन में खरीदा है, तो हमें ये पता है कि हमने हर कंसिडरेशन की क्या लेनी होती है, फेयर वैल्यू। जी अच्छा, हमने दिए थे कैश पेमेंट की थी 40,000 की, एक मिनट की जरा रिस्पॉन्ड करें। हमने दिए हैं जी कैश, कैश कितना दिया हमने जी, 40,000 का कैश दिया, पहला पॉइंट नॉकआउट हो गया। दूसरा, डेफर्ड कैश पेमेंट इन 3 years फ्रॉम एक्विजिशन, हमने 3 साल बाद पेमेंट करनी है कितने की, 16,859 रुपए की डेफर्ड कैश पेमेंट फ्यूचर में करनी है। हाँ हाँ इसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आना ना। जी जी शाबाश। तो प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए हमें चाहिए इंटरेस्ट का रेट, तो उसने लिखा हुआ इंटरेस्ट रेट इज एप्लीकेबल अबव सिचुएशन के अंदर 12%, तो हम कहेंगे कि जो डेफर्ड कैश है ना, वो आ जाएगा हमारे पास, और वो अल्लाह आपका भला करे कैसे निकलेगा कि 16859 हमने पे करना है। अगर इसको मैं थोड़ा सा इधर करूं, 16859 इंटू 1.12 रेज टू पावर, कितने साल पीछे बुलाना है, 3। सिंपल डिस्काउंटिंग की तो ये बन जाएगा 12,000, तो हमने जी ये यहाँ पे बना दिया, ठीक है। जी सर। एक तो कैश दिया हमने, फिर डेफर्ड कैश देना है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे कंटिंजेंट कंसिडरेशन है 8,000 रुपए की। कंटिंजेंट कंसिडरेशन अगर सर्टेन टारगेट्स हमारे के हुए मीट, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ जो है ना कंटिंजेंट कंसिडरेशन की कितनी दी हुई है, 4200, हम क्या लेते होते थे, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू, शाबाश। तो हम कहेंगे जो कंटिंजेंट कंसिडरेशन है
उसकी जो फेयर वैल्यू दी हुई है हमारे पास वो हमने ले लेनी है। वो कितनी दी हुई है 4200। अब ये वाला भी नॉकआउट हो गया आसान से। डेफर्ड शेयर्स कंसिडरेशन, हमने कहा शेयर भी ले लेना, ठीक है, लेकिन अगर आज ही हम दे देते कोई शेयर फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन डेट, तो उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 2800, तो हम क्या लेते होते थे फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू। शाबाश, हर चीज कंसिडरेशन में हर चीज फेयर वैल्यू के ऊपर, यानी आज की डेट के ऊपर रिकॉर्ड होगी। आज 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 तो मैं लिख दूंगा कंटिंजेंट शेयर्स। तो उसकी फेयर वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 2800। 2800। ये भाई अगर तंग ना करे ना तो काम जल्दी होता है। तो ये आ गया फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट शेयर्स, ये आ गई फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये हमारे पास आ गई कंसिडरेशन जी। हमने कंसिडरेशन सब्सिडरी को पे, सब्सिडरी को अक्वायर करने के लिए जो पे किया वो 59,000 आई थी। ठीक हो गया सर। ये क्यों निकाली है, इसलिए निकाली है ताकि हमारी गुडविल सही निकल सके। अब छोटे डेफर्ड कैश गुडविल का तो मुझे नहीं लगता पीएनएल में, लेकिन इसका डेफर्ड कैश पे जो हमारा इंटरेस्ट लगा हुआ है ना वो आएगा पीएनएल में। हाँ बिल्कुल शाबाश, अब मैं वही कहने लगा था। गुडविल तो नहीं आएगी ना। हाँ हाँ, मैं अभी थोड़ा सा बताता हूँ। ओके क्योंकि सवाल के अंदर सवाल आपने थोड़ा क्लियरली नहीं पढ़ा था, मैंने थोड़ा ज्यादा क्लियरली पढ़ा है। वो कह रहा है कि 20% ऑफ गुडविल जो है आपकी वो क्या हुई है इम्पेयर। तो गुडविल इम्पेयर होगी तो इम्पेयरमेंट एक्सपेंस आएगा। जी सर। तो इम्पेयरमेंट तभी निकलेगी जब गुडविल आएगी। गुडविल को इम्पेयर करके इम्पेयरमेंट एक्सपेंस निकालना। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये मेहनत कर रहा हूँ। और बाकी आपकी बात सही थी कि इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि गुडविल हमारी पीएनएल में थोड़ी आती है, तो बैलेंस शीट में आती है। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 3 ये भाई खत्म हो जाती है, ये होती नहीं है। लेकिन तब होती है जब जरूरत पड़े। अच्छा, ये जो हमने डेफर्ड कैश पेमेंट है ना, तो इसकी हमने एंट्री आपको याद होगी अच्छे तरीके से कि क्या की थी। इन्वेस्टमेंट डेबिट 12,000 से। इंटरेस्ट क्रेडिट अभी कुछ भी नहीं दिया हमने। इसकी एक छोटी सी की एंट्री कर रहा हूँ मैं बिल्कुल, वो ये इन्वेस्टमेंट डेबिट और पेएबल क्रेडिट। हाँ, तो अब इस पेएबल को बढ़ाते बढ़ाते कहाँ लेके जाना है हमने 16,859 पे। जी सर। तो हम बनाएंगे यहाँ ईयर, हमने उस लिख रखा है ईयर ओपनिंग इंटरेस्ट, कोई भी कैश पे नहीं हो रहा। और फिर आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग। सर आपने ऐसे क्यों किया, क्योंकि 3 साल है, जी। हम खड़े हैं दूसरे साल के एंड पे। चल, एक तो ये भाई इतना तंग कर रहा है आज, पता नहीं इसको क्या है। आज इसको पता है कि इन्होंने ज्यादा पढ़ना है तो अच्छा जी, ओपनिंग पेबल है हमारा 12,000, उसके ऊपर सूद कितना लगेगा 12%, 12%। परसेंट। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1440 ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट। कैश तो कोई पे हो नहीं रहा, तो कैश का कॉलम मैंने बनाया ही नहीं। ये बन जाएगा 13,440। ठीक है, अब ये क्लोजिंग क्या बन जाएगा, ओपनिंग 13,440, इसके ऊपर 12% रेट लगेगा, तो ये बन जाएगा 1613। हाँ, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्लोजिंग। यहाँ पे कैश भी आता है, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस कैश इज इक्वल टू क्लोजिंग, लेकिन कैश कोई पे हो नहीं रहा, वो तो एक साथ पे होना है। यहाँ तक बना लो तब भी ठीक है, क्योंकि हमें दूसरे साल के लिए चाहिए। दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालना था हमने। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है 1613। बस अब इसको वैसे टेबल को क्लीन कर देता हूँ। इसके ऊपर 12% रेट लगाओगे 1806 बनेगा, और ये बन जाएगा 16859। देखो पेबल बढ़ता बढ़ता हमारी किताबों में 16859 पे पहुंच गया, जहां तक हमने इसको पहुंचाना। ठीक हो गया। तो ये आ गया दूसरे साल का इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को हमने जाके कहाँ पे ऐड कर देना, इंटरेस्ट एक्सपेंस। जी जी, ऊपर पीएनएल में जाना ना अब हमने। हाँ, इस इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर हमने इसको ऐड कर देना। कितने का इंटरेस्ट है 1613 का है ना।
जी सर। हाँ तो बस अब हम आएंगे कि इस साल का इंटरेस्ट बुक कर लो, 1613 रुपए इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर ऐड कर दिए। बस समझ आ गई बात। जी सर। अब जी छोटी सी बात एक और, कैश पेमेंट का तो कुछ नहीं करना, डेफर्ड कंसिडरेशन इसको हमने कर दिया। देखो कंटिंजेंट कंसिडरेशन है 8,000 रुपए की, और हमने इसको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर दिया 4200। द कंसिडरेशन वाज अल्टीमेटली सेटल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट फुल प्राइस। ये पूरी प्राइस के ऊपर सेटल्ड हो गई। मतलब क्या हुआ कि हमने इन्वेस्टमेंट के अंदर कितने की डेबिट की थी, 4200 रुपया। हमने डेबिट कर दी थी 4200, हमने इसको सेटल कितने पे किया, मतलब हमारे पास से पेमेंट कितनी हुई है, हमारे साल के अंदर पेमेंट कितनी दी हमने, 8,000। हमारी किताबों में रिकॉर्ड कितने की हुई थी वो, 42। तो हमें अपनी जेब से मजीद कितने देने पड़े, 3800। तो हमें 3800 का मजीद एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। ये मैंने जब कंसिडरेशन पढ़ा रहा था ना, मैंने कहा था कि अगर अगर जाके देखना वहां पे लिखा होगा यही बात, कि जब आप सेटलमेंट करोगे और टारगेट मीट हो गया, तो टारगेट मीट हो गया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन सर वो तो शेयर होल्डर्स को नहीं देते। तो देंगे तो एक्सपेंस तो बुक करेंगे ना। एक्सपेंस हमारा होगा। हाँ तो हम कंसोलिडेटेड पीएनएल के अंदर बुक कर रहे हैं ना, पेरेंट बुक कर रहा है। ठीक है। ओके। ठीक है, तो अगर उसने यहाँ लिखा ना होता ना कि ये जो कंसिडरेशन वाज अल्टीमेटली सेटल्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसी साल के अंदर सेटल्ड हुई है फुल प्राइस के ऊपर, तो मतलब हमने रिकॉर्ड की हुई थी कितने की, 4200 की, और वो सेटल्ड हुई है पूरी प्राइस 8,000 के ऊपर। तो यानी हमें 3200 रुपए और देने पड़े, तो 3200 हमें क्या देना पड़ा, एक्सपेंस। और जाके रिवाइज करना कंसिडरेशन के अंदर, मैंने लिखा था कि अगर टारगेट मीट हो जाए और आपको सेटलमेंट करनी पड़े तो आप वहां एंट्री करते हो यहीं पे। लेकिन अगर सर ये लास्ट ईयर में नहीं होगी। लास्ट ईयर में नहीं होगी ना, यही तो आप बात को समझते नहीं है। देखो ना, उन्होंने, अल्लाह ताला मुझे सब्र दे, मैं आपको जरा ना कहानी के पास लेके जाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कहानी। ये देखो, ये आज मेरा इम्तिहान ले रहा है। हमने कहा, हमने यहाँ पे किया था, ऐसे किया था कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, हमने कहा था, अब यहाँ पे देखना कि उसने कहा था कि हमारे पास बहुत सारे पैसे, हमने कहा अच्छा तुम ना ऐसा करना, ले लेना हमसे, हमारी सब्सिडी तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा कमा के देगी तो तुम हमसे ले लेना। हमने अपने पास फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर ली, तो हमने वहां अपने पास इन्वेस्टमेंट 4200 पे रिकॉर्ड कर ली, ऐसे ही है। हमने एंट्री की होगी 4200 फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट, 4200 पे डेबिट, हमारे पास से कैश कितना गया था, 42। तो वो कैश हमने दिया नहीं था ना। अभी तो इस पेमेंट में हम 10 रुपए का कैश दे रहे हैं ना, तो समझ लो कैश कोई भी नहीं दिया। 1000 की थी ना इन्वेस्टमेंट, उसमें से हमने 4200 दे दिया था। दे नहीं दिया था, हमने कहा था 42, हमने अपने पास ये कहा था कि फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया था। वादा तो करके आए हैं 8,000 का। अपने अकाउंटेंट से आके के पूछा भाई कितना देना पड़ेगा, उसने कहा मुझे लगता है कि इस 8,000 में से ना आपको 4200 रुपया देना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा अगर हमें 4200 रुपया देना पड़ेगा तो हम अपने पास इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे 4200 पे, इन्वेस्टमेंट डेबिट, और पेएबल टू द शेयर होल्डर और सब्सिडरी कितने से क्रेडिट कर देंगे, 4200 से। कोई हमने कैश पे किया ही नहीं ना, इसको भूल जाइए, एग्जांपल गलत दूसरी थी। ठीक है। हमने अपने पास ये एंट्री कर दी।
अब हमारी सब्सिडरी जो उन्होंने हमें बेची थी उसने टारगेट कर लिया मीट, प्रॉफिट टारगेट हो गया मीट, और प्रॉफिट टारगेट मीट हुआ दूसरे साल में आके जिसकी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं खड़े होके, क्योंकि उसने दूसरे साल में चीख चीख के लिखा हुआ है कि भाई आपकी जो कंटिंजेंट कंसिडरेशन है वो इज पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है सर। तो दूसरे साल में हमारा टारगेट मीट हो गया, हमने कहा ओहो हमारा टारगेट मीट हो गया, हमारा तो पेएबल डेबिट करो भाई किताबों में 4200 से, हमने पेएबल रिकॉर्ड ही 4200 से किया हुआ था, ठीक है। हमने पैसे कितने देने हैं उनको, 4200 देने हैं? नहीं सर, 8000 रुपए देना है हमने उनको, और 3200 रुपए का सर जी एक्सपेंस बुक करो किताबों में। ठीक अब है। समझ आई। और ये एक्सपेंस कहाँ जाएगा जी, कंसोलिडेटेड पीएनएल में। ठीक है सर। हाँ तो अब हम वापस आते हैं अपने सवाल की तरफ। तो अब हम सिंपल आएंगे यहाँ पे और हम कहेंगे कि भाई 3200 रुपये हमें ज्यादा देने पड़े हैं। 3200 बनते हैं 3800 बनते हैं? 32 3800 बनते हैं। 38 सर, हाँ 38। 32 लगे हैं, 3800 बनते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा सा अच्छा, मेरा तो 3800 ही निकला। मेरे भी 38। अच्छा मेरे वहां पे मुंह से मैं 32 बोल रहा हूँ। मुझे उर्दू में आती नहीं। तो हम क्या करेंगे जी, अपने अदर एक्सपेंसेस के अंदर आके, अदर एक्सपेंसेस कहाँ आ रहे हैं? यहाँ एक कॉलम बना लो अदर एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से भी तुम्हारा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेट करने के खर्चे होते हैं। ठीक है। तो 3800 हमने यहाँ कर दिया ऐड, ठीक हो गया। ओके सर। अच्छा जी अगली एडजस्टमेंट पे आओ। तो फिर अगली एडजस्टमेंट क्या है सर, जो डेफर्ड शेयर जो हैं, अब इसके ऊपर पढ़ो, ये भी हमने कर दी। डेफर्ड शेयर कंसिडरेशन जिसकी फेयर वैल्यू थी 2800, हमने 2800 पे रिकॉर्ड किया। अल्टीमेटली सेटल ड्यूरिंग द ईयर 4000 पे हमने इसको सेटल किया। हमने इसको कितने पे सेटल किया, 4000 पे। तो एक बात याद रखना, हमने बुक कितने पे किया था, 2800, और हमने सेटल कितने पे किया, 4000 पे सेटल किया ना हमने। तो हमें कितने का लॉस आ रहा है, 1200 रुपए का। ऐसे ही है ना? जवाब क्यों नहीं देते हो? सर लाइट बंद हो गई थी। क्या पूछे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि डेफर्ड शेयर कंसिडरेशन है, उसकी फेयर वैल्यू हमने रिकॉर्ड किया 2800 पे, जैसे इसको रिकॉर्ड किया था, और उसको हमने अल्टीमेटली सेटल किया ड्यूरिंग द ईयर 4000 के ऊपर टू इंक्रीज इन द शेयर प्राइस। मतलब हमने आज शेयर की प्राइस 2800 पे रिकॉर्ड कर लिया था, और जब हमने शेयर इशू किए उसको, तो हमारे शेयर की कीमत 4000 पे पहुंची हुई थी, तो हमें 1200 रुपए का नुकसान हो गया ना, जी। है ना। तो ये जो शेयर्स डेफर्ड शेयर्स कंसिडरेशन हो ना, उसका जो भी चेंज आए ना फेयर वैल्यू में, वो आपने नहीं लेना होता। इस चीज को क्योंकि अपने पास वो, लिख लेना जी। हाँ क्योंकि वो हमारी वजह से तो नहीं हुई ना, वो तो खुद ही होगी। नहीं नहीं, इसका ये जवाब नहीं है, हमारी वजह से नहीं, हमारे शेयर की कीमत बढ़ गई है। हमने उसको कहा था हमारे प्यारे चंदा हमसे शेयर ले लेना, बदले में हमसे शेयर ले लेना। डेफर्ड शेयर कंसिडरेशन का मतलब है 1 2 3 साल बाद हमसे शेयर ले लेना तुम। जब हमने उसको शेयर इशू करने लगे, तब हमारे शेयर की कीमत 4000 पे पहुंच गई। तो हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसको पैसे दे रहे हैं, समझ लो 4000 वाला एक शेयर दे रहे हैं, पता नहीं कितने शेयर दिए होंगे हमने। ठीक है, तो फिर हालांकि हमने हमने उसको किताबों में रिकॉर्ड। 2800 रिकॉर्ड किया हुआ है, तो हमें तो वो भाई शेयर 2800 का पड़ा था, और आज वो शेयर की कीमत ऊपर जाने की वजह से हमें 1200 रुपए का हर शेयर पे नुकसान देना पड़ा उसको। रिकॉर्ड क्यों नहीं करना? इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं करना, जब IFRS 9 पढ़ोगे ना तब आपको पता लग जाएगा। ये आपकी होती है फाइनेंशियल लायबिलिटी, और इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी को आप ना कुछ मॉडल्स हैं उनके ऊपर रखते हो, तो वो वहाँ बातें याद रखना। तो यहाँ पे याद रखना कि जो कंटिंजेंट कंसिडरेशन में चेंज आ रहा है ना, अगर वो सेटल हो रही है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसके ऊपर गेन लॉस का तो रिकॉर्ड करोगे, लेकिन इसकी डेफर्ड कंसिडरेशन जो है ना, इसमें जो आप सेटलमेंट कर रहे हो ना, वो आपके सिलेबस में नहीं है।
बस आपने इसकी फेयर वैल्यू को एडजस्ट ले लेना कंसिडरेशन के तौर पे, बस उसके बाद इसके साथ कुछ भी हो जाए आपने कुछ भी नहीं लेना उसका। ठीक है सर। यही सेम मैंने जब कंसिडरेशन पढ़ाई थी ना, तो मैंने ये बात वहां पे की थी, जितना मैंने पढ़ा दिया ना इससे ज्यादा वो टेस्ट नहीं कर सकता। ओके सर। हाँ, तो अब हम आते हैं जी अपने अगले उसकी तरफ। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आने लगी है अल्लाह के करम से। तो ये समझ आ गया, अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। ये मिटा दूं? चलो मिटाता जी नहीं, सर। नीचे नहीं, नीचे कर देता हूँ, काम आएगी ये कहीं ना कहीं पे। एक तो ये 1 मिनट भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इसको उठाते हैं थोड़ा सा नीचे लेकर, अगर ये मान जाए हमारी। चलो मान लिया। अच्छा, वो कह रहा है नेट एसिड्स ऑफ नेट एसिड्स एट एक्विजिशन डेट वर 50,000। तमाम जितने एसिड्स हैं ना हमारे नेट एसिड्स, उनकी बुक वैल्यू आ रही है 50,000 विद एक्सेप्शन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स एंड लायबिलिटीज। आज जी हमारी किताबों में एक लायबिलिटी भी नजर आ रही है जिसको हमने फेयर वैल्यू को उठा के लेके जाना। तो आज हमारी किताबों में गेम ऑन है। ठीक है सर। ठीक है, तो वो कह रहा है आपकी किताबों में तमाम नेट एसिड्स होते हैं, एसिड माइनस लायबिलिटी करो तो आपके पास क्या बचता है, नेट एसिड्स, जिसको आप इक्विटी कहते हो, ऐसे ही है ना? जी सर। और तो हमें बार बार एक जुमला दोहराता होता था कि एक्विजिशन डेट के ऊपर एसिड्स के जो भी सब्सिडरी उसके तमाम एसिड्स और लायबिलिटीज को उठा के किस पे लेके जाना है, फेयर वैल्यू पे। तो बस यहाँ पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करने लगे हैं। अब हम यहाँ पता क्या करने लगे हैं, हम यहाँ बनाने लगे हैं वर्किंग नंबर 1, अगर ये हमें बना लेने दे। वो क्या आ रहा है जी, नेट एसिड्स। और ये मैं बनाऊंगा एट एक्विजिशन डेट। रिपोर्टिंग डेट बना देता हूँ, लेकिन देखना मैं आपको एंड में बताऊंगा कि देखो अगर आप ना भी बनाते ना तो आपका काम चल जाता। ठीक है, जरूरत नहीं है रिपोर्टिंग डेट की बनाने की। हमने कौन सा इंक्रीज देखना है और इंक्रीज को वर्किंग 2-3 में लेके जाना है, ऐसे ही है ना? जी सर। अब अब पता क्या उसने बड़ी गेम की है। पहले यहाँ आता था शेयर कैपिटल, फिर यहाँ आता था शेयर प्रीमियम, फिर यहाँ आता था रिटेन अर्निंग्स। हम कहते थे ये बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है, एक जमाने में बताया था। जी सर। फिर इनको उठा के लेके जाते थे हम फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। आज उसने कहा आपको शेयर कैपिटल प्रीमियम वगैरह कुछ भी नहीं देता, मैं आपको खुद ही बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दे देता हूँ खुद ही। हमने कहा ये रही बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, कितनी दी हुई है, 50,000। हमने कहा ये लो। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फेयर वैल्यू। हमने लिखा फेयर वैल्यू, हम काफी सारे दी हुई है फेयर वैल्यू, तो हमने उनको लिखते जाना। अच्छा जी, एक ब्रांड है जिसकी फेयर वैल्यू है 5,000। हमने कहा ब्रांड भाई आ जाओ, आपकी फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट पे थी 5,000, तो 5,000 पे पहुंच जाओ आप। फिर उसकी यूजफुल लाइफ एक्विजिशन डेट के ऊपर कितनी थी, 5 साल। उसकी यूजफुल लाइफ एक्विजिशन डेट के ऊपर कितनी थी, 5 साल। हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में क्या लेना होता था, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन। जी सर। तो एक ब्रांड है वो 5,000 से इंक्रीज हो गया, तो उसकी डेप्रिसिएशन कितने से इंक्रीज हुई होगी, 5,000 को तकसीम कर दो 5 साल पे, तो जो भी उसकी डेप्रिसिएशन पुरानी होगी ना, उस पुरानी डेप्रिस ओहो, एक तो इसने इतना तंग किया हुआ है ना, इसको कल मैं पहले सबसे पहले इसको सेट। बहुत ज्यादा माजरत है, ये मेरे लैपटॉप को ना कोई बीमारी आई। कोई बात नहीं सर।
मेरे यहाँ इंटरनेट के साथ ये मसले होते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि ब्रांड की जो ब्रांड है ना 5,000 से बढ़ गया तो उसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? 5,000 डिवाइडेड बाय 5। हाँ, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगी, 1,000 से बढ़ जाएगी। लेकिन सर दूसरा ईयर चल रहा है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी। पहले ईयर में जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी होंगी ना, तो उन्होंने ले लिया होगा, कर दिया होगा। मैंने कहा हर साल कंसोलिडेटेड पीएनएल ऐसे बनता है जैसे पहली बार बन रहा है। तो सर दूसरे साल का बन रहा है ना, तो उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दूसरे ईयर का आएगा। दूसरे ईयर का ही आएगा ना। पीएनएल के अंदर कभी आपने सुना है कि दूसरे साल पिछले साल की डेप्रिसिएशन प्लस इस साल की डेप्रिसिएशन आ रही है? पीएनएल के नहीं। अंदर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर नहीं आती। ठीक हो गया, ठीक है सर। तो 5,000 से हमारा ब्रांड बढ़ गया। होना होना पता क्या चाहिए था, मैं बताता हूँ। वो हमें बताता कि ब्रांड किताबों में आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 10,000 का। अब आपने जो 5,000 की कीमत बढ़ाई है ना, तो उसकी फेयर वैल्यू पहुंच गई है 15,000 पे। ठीक है, हमने 5,000 से बढ़ा दिया ना। लेकिन सर मैं रिपोर्टिंग डेट पे उसकी आनी है ना डेप्रिशिएटेबल अमाउंट। मेरी छोटी सी ना अर्ज सुनो, मैंने आपको कहा था, मैंने ये बात की थी, देखो कि हमने ना हमारी किताबों में ये बुक वैल्यू के अंदर ना एक बुक वैल्यू के अंदर इस बुक वैल्यू के अंदर एक ब्रांड आ रहा है, और वो हमें दिखाई नहीं दे रहा कितने का आ रहा है। किताबों में ब्रांड की कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है हमें नजर नहीं आ रहा। मैंने अज्यूम किया कि किताबों में 10,000 का है। ठीक है। अगर ये कुछ करने दे तो मैं आगे करूं। मैंने अज्यूम किया वो किताबों में 10,000 का नजर आ रहा है। मैंने एक्विजिशन डेट के ऊपर क्या किया, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की, 5,000 से बढ़ा दिया उसको। ठीक है, अब मैं जब इसको इसको डेप्रिशिएट करूंगा जो किताबों में पड़ा है, इसको 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 22,000। 2,000, है ना। जी सर। और जो फेयर वैल्यू है इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 5 से, तो ये कितनी आ जाएगी? 3,000। तो किताबों में जो पड़ा उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 2,000। जब एसिड को आपने 5,000 से बढ़ा दिया तो डेप्रिसिएशन जो 1,000 से बढ़ जानी चाहिए वो भी बढ़ा दो ना। अब ये कैरिंग अमाउंट तो दी ही नहीं थी उसने, ये दी ही नहीं थी उसने। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि जो हमने फेयर वैल्यू इंक्रीज लिया है उसको डिवाइड कर दूं ठीक है। यूजफुल लाइफ के ऊपर, तो तब भी यही आ जाएगा हमारे पास कि डेप्रिसिएशन 1,000 से बढ़ गई है। ठीक है। नहीं आया समझ तो मैंने आपको बोला ये लेक्चर आपने दोबारा लेना है मेरे कहने पे, ये दोनों लेक्चर। ओके सर। तो आखिरी बार इसको ना छोटे अल्फाजों में दोहराता हूँ कि जैसे हमने फेयर वैल्यू पे ले गया एसिड को, किताबों में एसिड बढ़ गया। अब किताबों में एसिड बढ़ गया तो एसिड की डेप्रिसिएशन भी किताबों में बढ़ जानी चाहिए। तो एसिड की डेप्रिसिएशन 1,000 से बढ़ गई, हमने कहा 1,000 से डेप्रिसिएशन बढ़ेगी, वो कैसे निकलेगी कि जो फेयर वैल्यू गेन है 5,000। यार भाई बंद कर दे प्लीज। इस 5,000 को तकसीम कर दिया उसके यूजफुल लाइफ के ऊपर, तो 1,000 से हमने एक्सपेंस को बढ़ा देना। तो अब हम ऊपर आएंगे और ऊपर जाके हमने एक्सपेंस को 1,000 से बढ़ा देना। हमने यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर अच्छा पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, आज कुछ बहुत ज्यादा हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर हमने 1,000 ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन 1,000 बढ़ गई। समझ आ गई बात? जी सर। ब्रांड हो गया। उसके बाद कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ लैंड जो है ना 2,000 ज्यादा है उसकी कैरिंग वैल्यू से। तो हमने यहाँ पे एक लैंड लिया कि उसकी फेयर वैल्यू जो है बुक वैल्यू से 2,000 ज्यादा है, तो हमने 2,000 से बढ़ा दिया। अब लैंड डेप्रिशिएट तो होता नहीं, वरना इसकी डेप्रिसिएशन भी देखते और ऊपर लेके जाते। ठीक है, ठीक है सर। तीसरा चीज आ गई हमारे पास, वो कह रहा था फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट जो है ना 1,000 अबव 1,000 ज्यादा है कितनी से, कैरिंग अमाउंट से। ठीक है, जी सर। तो ये भाई हमने कहा प्लांट, ये लो आप 1,000 से बढ़ जाओ।
अब प्लांट जो है ये 1000 से बढ़ गया, तो प्लांट की जो यूजफुल लाइफ है वो समझ लो 5 साल है, ये सारी 5 साल के लिए दी हुई है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितने से बढ़ जानी चाहिए थी? 250। ना 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 ना, 1 मिनट, 5 साल यूजफुल लाइफ है ना? 200 सर। नो नो, 1 मिनट, उधर उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी लिखी है 4 ईयर। अच्छा हाँ, ये रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दी हुई तो है उसने, जी 4 ईयर्स, तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास? 250। तो 250 से हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को बढ़ा देंगे। तो सवाल इतना छोटा नजर आ रहा है कि मुझे, तो हम इसकी डेप्रिसिएशन, हमने कहा अगर प्लांट 1000 से बढ़ गया तो डेप्रिसिएशन को भी अकॉर्डिंगली 250 से बढ़ जाना चाहिए। तो हम यहाँ आए और हमने डेप्रिसिएशन को कितने से बढ़ा दिया? 250। हाँ। अच्छा, अब इसकी डेप्रिसिएशन ना प्लांट की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड होती है, ये बात छोटी सी हजम कर लो प्लीज, समझा दूंगा। ठीक है सर। प्लांट मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन होती है ना वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाती होती है। समझा दूंगा, बगैर समझाए नहीं कहूंगा, बस ये अभी मुझे के आ लिए। गया याद सर। हाँ याद आ गया, ये भी समझा दूंगा। अच्छा, अब अगली बात, वो कह रहा है कंटिंजेंट लायबिलिटी है, उसकी फेयर वैल्यू है 1500 रुपए। अब इसका क्या मतलब है? देखो हमने सोचा था कि हमारे ब्रांड, हमारे एसेट्स किताबों में नजर आ रहा है, प्लांट नजर आ रहा है 100 का, असल में मार्केट में इस वक्त उसकी फेयर वैल्यू है 120 रुपए। तो हर चीज को फेयर वैल्यू पे उठा के लेके जाओ। सर लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू का क्या मतलब है? ये ना सिर्फ आपको चीजें अच्छे से समझ आए इसलिए बताता हूँ। हम सोच रहे थे कि हमारा एक केस चल रहा है और हमें लीगल एक्सपेंस देना पड़ेगा। हमारी लीगल एक्सपेंस किताबों में नजर आ रहा था कि हमें 1000 रुपए का वकील को पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन मार्केट में इस वक्त वकीलों के रेट इतने ज्यादा है कि वकील 2000 रुपए लेते हैं कम अज कम। तो ये हमारी एक लाइबिलिटी है जिसकी मार्केट वैल्यू 2000 है और आप किताबों में उसको 1000 का दिखा रहे हो। तो भाई एक्विजिशन रेट पे लाइबिलिटी भी फेयर वैल्यू पे नजर आनी चाहिए। समझ आई? ठीक है। तो हमने लाइबिलिटी को भी उठा के 1500 से बढ़ा दिया, लेकिन नेगेटिव लाइबिलिटी माइनस होगी, ये सारे ऊपर एसिड्स पड़े हैं। अच्छा जी, अब असल बात आने लगी है। इसमें सिर्फ यही एक मजे का एरिया था जो मैं भी करवा रहा हूँ बस, और इसमें पूरे सवाल में जो मजे की एडजस्टमेंट थी ना वो ये है जो अब आ रही है, इन्वेंट्री। देखो मेरा इन्वेंट्री जिसकी फेयर वैल्यू है 4000 अबव एट इट्स बुक वैल्यू, वो अपनी 4 ज्यादा है बुक वैल्यू से, तो उसको कम कर देंगे। है कम कर देंगे भाई। हम हर इन्वेंट्री एसिड है, हर चीज को उठा के फेयर वैल्यू पे लेके जाते हैं। इन्वेंट्री को 4000 से बढ़ा देंगे, जी क्या हो सर। गया? ठीक है। थोड़ा सा मैंने अगर डराया वो डर गए 1 मिनट से पहले। अब अगली बात सुनो, देखो ब्रांड बढ़ा था तो उसकी डेप्रिसिएशन बढ़ गई थी, जी। प्लांट बढ़ा था उसकी डेप्रिसिएशन बढ़ गई थी। अब एक छोटी सी बात सुनना आगे, वो कह रहा है 50% ऑफ द इन्वेंट्री लास्ट साल के पिछले साल बिक चुकी थी और 40% ना इस साल बिकी है, इस साल बिकी है। सर अगर इस 4000 का 40% इस साल बिकी है तो उसकी वो डेप्रिसिएशन भी निकाल देनी है। अल्लाह अकबर, इन्वेंट्री डेप्रिशिएट होती है ओ, हमारी, अच्छा उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया आपने। जैसे इन्वेंट्री किताबों में ऊपर चली गई ना था करके, अगर हमने डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट ना की होती ना तो हमारे पास जो अनसोल्ड वो इन्वेंट्री की ओवर आनी है स्टेट ना नजर यहाँ। आ रहे होते। अनसोल्ड इन्वेंट्री की आनी है ना यहाँ पे वर्किंग। यहाँ पे बस सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ, एक छोटी सी बात याद रखो। देखो इस भाई को जरा रिस्पॉन्ड करने दो, मेरी ना बिल्कुल अटेंटिवली सुनना बात। हमने ब्रांड को आसमानों पे लेके गया, हमने कहा ब्रांड किताबों में पता नहीं कितने का नजर आ रहा है, लेकिन 5000 बढ़ा दो इसको,
जैसे ही ब्रांड को बढ़ाया तो एसेट बढ़ गए हमारी किताबों में, कंसोलिडेटेड बुक्स में एसेट्स ऊपर चले गए, नेट एसेट्स ऊपर चले गए तो हमारे पास नेट एसेट्स भी ऊपर चले गए, नेट एसेट्स ऊपर चले गए तो प्रॉफिट्स ऊपर चले गए। ये तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कर दिया सर आपने। जैसे ही एसेट ऊपर गए उसके इंपैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा दिया, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो खुद ब खुद नीचे आ गया। प्लांट भाई 1000 से ऊपर लेके गए प्लांट भाई को, तो इसकी डेप्रिसिएशन को भी ऊपर ले गए, इसके इफेक्ट को भी न्यूट्रलाइज कर दिया। हर साल 250 करके डेप्रिसिएशन हम बुक करते जाएंगे, और जो 1000 से प्लांट ऊपर बढ़ा है ना वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होता जाएगा। ठीक है। अब जो मसला है ना वो छोटा सा ये है, अगर तो समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखो कि 4000 रुपए की इन्वेंट्री में से 40% अभी बिकी है, इस साल के दौरान बिकी है। तो सर 4000 की इन्वेंट्री किताबों में ऊपर गई, इसमें से 40% बिक गई, तो जो बिक गई है 40%, ये 4000 की हमने बुक कहाँ की है? कंसोलिडेटेड बुक्स में। सेपरेट बुक्स में तो बुक ही नहीं की हमने इसको, 4000 के इंक्रीज को। सेपरेट बुक्स में तो बुक वैल्यू पे नजर आ रही होगी इन्वेंट्री जी, यहाँ पे नजर आ रही है फेयर वैल्यू पे। तो जैसे इन्वेंट्री ऊपर गई तो भाई इस 4000 का 40% बनता है 1600, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक कर लो फौरन, प्रॉफिट खुद ब खुद क्या आ जाएगा नीचे। समझ आ गया? नहीं आया। जैसे प्लांट ऊपर गया था डेप्रिसिएशन बुक की थी, जी सर। डेप्रिसिएशन ने प्रॉफिट को क्या कर दिया था नीचे। इन्वेंट्री ऊपर गई तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल बुक कर लेनी है, प्रॉफिट भाई नीचे आ जाएगा, बस अब ये याद रख लेना। और जब आप दूसरी बार इस लेक्चर को सुनोगे ना तो आपको जो मैं बातें पिछली अभी थोड़ी देर पहले दोहराई है ना, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई सर। फिर 4000 से इन्वेंट्री जो है वो बढ़ गई है। कहाँ बढ़ी है मुझे इतना बताओ, हमारी कंसोलिडेटेड बुक्स में बढ़ी है या एक्विजिशन सेपरेट रेट की फेयर वैल्यू बढ़ी है ना? कंसोलिडेटेड बुक्स में बढ़ी है, सेपरेट बुक्स में बढ़ी है, मुझे ये बताओ। सेपरेट बुक्स में तो वो ही बुक वैल्यू पे होगी। बिल्कुल बिल्कुल बुक वैल्यू पे होगी। कंसोलिडेटेड बुक्स में वो 4000 ज्यादा नजर आ रही है किताबों से। बोला है कि 50% इन्वेंट्री डिस्पोज होगी लास्ट ईयर। तो उन्होंने पिछले साल 4000 का 50%। अच्छा मैं ना आसान करता हूँ बात, देखो ये हमारी सेपरेट बुक्स बन रही हैं, मैं इतनी डिटेल ना कभी देता नहीं, यकीन करो। बस ये है कि 40% जो ड्यूरिंग द ईयर सेल हो गई हुई है मुझे उसको हमने मुझे मेरी बात करने दो अब, रुको। अब अगर समझना है ना तो मुझे मेरी बात करना। तो ये देखो सेपरेट बुक्स हैं, सेपरेट बुक्स में हमारी इन्वेंट्री नजर आ रही होगी कितने की, जितने की भी नजर आ रही होगी ना, 10,000। कंसोलिडेटेड बुक्स में 4000 बढ़ा के 14,000 पे नजर आ रही है। 4000 से हमने कंसोलिडेटेड बुक्स में इन्वेंट्री को पहुंचा दिया ऊपर। जी पहुंचा दिया ना? जी सर। अच्छा अब देखो इसको वापस औकात के अंदर कैसे लेके आते हैं। इसको ऐसे लेके आएंगे कि भाई ये जो 4000, मसला 10,000 का नहीं है ना 14,000 का, मसला 4000 का, जो दोनों का डिफरेंस है। इस 4000 का 50% कितना बनता है? 2000। 2000 जी। एक मिनट इसको रिस्पॉन्ड करने दो। चल जाओ भाई, चल जाओ प्लीज। इस 4000 का 50% ये था पिछले साल ईयर 1 में, ये बिक गई। जो चीज बिक गई तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक कर ली होगी हमने 2000 की। हमने पिछले साल 2000 की कॉस्ट ऑफ सेल जैसे ही इंक्रीज की तो ये 4000 का इम्पैक्ट जो बढ़ा हुआ था इन्वेंट्री का, ये ब्रैक कितना रह गया? 2000। जी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दी ना हमने 2000 से। देखो ये 4000 रुपए का गेन बुक हुआ हुआ इन्वेंट्री पे, इस गेन को खत्म कर रहे हो आप कंसोलिडेटेड बुक्स में। पिछले साल 50% इन्वेंट्री बिकी तो आपने एंट्री की कॉस्ट ऑफ सेल 2000 से बढ़ा दी, तो 2000 रुपए का इम्पैक्ट तो खत्म हो गया पिछले साल। अब फिर आया ये वाला साल, इसमें इस 4000 का 40% फिर इन्वेंट्री बिक गई, कितना बनता है? 1600।
तो 1600 रुपए का गेन, आप 1600 रुपए की कॉस्ट ऑफ सेल आपने फिर बढ़ा दी। तो अभी तक आप 2600 की कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा चुके हो, और इन्वेंट्री को आप आहिस्ता आहिस्ता, इन्वेंट्री का जो ये 4000 का गेन है ना, ये 4000 का गेन, इसको आहिस्ता आहिस्ता कॉस्ट ऑफ सेल की शक्ल में पीएनएल में लेके जा रहे हो और इसको रियलाइज कर रहे हो। ठीक है सर। अब अगर नहीं समझ आया तो जब दूसरी बार लेक्चर लोगे ना तब समझ आएगा, या फिर जब फाइनल्स की कंसोलिडेशन करोगे ना तब समझ आएगा। ओके सर। तो देखो मेरी बात सुनो, कंसोलिडेशन इज नॉट अ गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कंसोलिडेशन क्रैमिंग की गेम है। एक अब सीधी सी बात याद रखना, इन्वेंट्री थी, इन हर चीज को फेयर वैल्यू पे उठा के लेके जाना था जी। हमने, इन्वेंट्री किताबों में नजर आ रही थी, जितने की भी उसकी फेयर वैल्यू 4000 ज्यादा थी उसकी बुक वैल्यू से, हमने आओ देखा ना था 4000 से बुक उसकी फेयर वैल्यू को बढ़ा दिया बस। और सर ने ये बताया था कि अगर हमारे साल के दौरान कोई इन्वेंट्री सोल्ड हुई है ना, तो उसका जो जितने की वो सोल्ड हुई है ना 40% अगर सेल हुई है तो उसका 40% लेके उसकी कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज कर देनी है। ये रट्टा मेरे कहने पे मार लो बस। ठीक है सर। तो पिछले कंसेप्टों की दही ना करो बस, सिंपल सी बात। तो यहाँ से 1600 इंक्रीज हुए तो 1600 कॉस्ट ऑफ सेल में जाके ऊपर इंक्रीज कर देंगे। और अगर आपको ये नहीं भी समझ आई तो आपका आधा नंबर ही कटेगा पूरे सवाल में। और बाकी जो 10% अनसोल्ड है वो पड़ी रहने दो, अगले साल जब बिकेगी उसको हम रियलाइज कर लेंगे। अनसोल्ड पड़ी है ना अभी तक, तो उसका गेन जब रियलाइज हो जाएगा तो कर लेंगे किताबों में। अब कॉस्ट ऑफ सेल को 1600 से बढ़ा दिया। देखो अब इसके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं करने, अगले कंसेप्ट में जब पढ़ा लेना तो प्लीज जब ये लेक्चर दोबारा सुनोगे ना तो आप ठंडे दिमाग से, फिर आपको समझ आ जाएगी अच्छा उस टाइम सर ये बातें कर रहे थे। तो अभी जरा आपका दिमाग ना एक कंसेप्ट सुन सुन के ना थोड़ा अनस्टेबल हो गया, और मेरा बोल बोल के। ठीक है सर। इसके बाद मेरी कंसेप्टिव 3 क्लासें हैं, तो खुदा रहा थोड़ा सा मुझे ये सवाल मुकम्मल करवा लो। बहुत लंबा चला गया ये एक सवाल हमारा। अब मेरे पास यहाँ आ गई फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अब सुनते जाना बस। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स का टोटल आ गया हमारे पास 60 भाई खुदा के लिए सवाल मुकम्मल कर लेने दो हमें। इसका टोटल हमारे पास आ गया 60500। अब मैं निकालने लगा हूँ गुडविल। वर्किंग नंबर 2, गुडविल किससे बराबर होती है? कंसिडरेशन माइनस फेयर वैल्यू। कंसिडरेशन हमने ऊपर निकाली थी, आई थिंक 59,000 आई थी। हाँ तो 59,000 आ गई हमारी कंसिडरेशन। तो हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई नहीं दी हुई, तो इसका मतलब ये है कि पार्शियल गुडविल रिकॉर्ड हो रही होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। और हमारे पास नेट एसेट्स कितने दिए हैं? 60500, और इसमें हमारा शेयर कितना है? 80%। 80%। 48400। 48400। तो ये आ जाएगी हमारे पास गुडविल कितनी आ जाएगी? 10,600। ठीक है। तो ये थी हमारी गुडविल। अब इसको निकाला क्यों? क्योंकि हमने इम्पेयरमेंट करनी थी। अब उसने सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर इम्पेयरमेंट थी 20%। ठीक है, 2120 बनेगी, इसका 20% ले लेना तो ये बन जाएगा। और हमारी गुडविल आ गई 8480। फिर जो करंट ईयर जो हमारी इम्पेयरमेंट हुई है वो 10%, इसका 10% लेना तो आपके पास इम्पेयरमेंट आ जाएगी कितने? 848। तो हमारे पास जो गुडविल आ रही है इसका हमने अचार डालना, कुछ भी नहीं करना, बेशक इसका टोटल ना ही निकालो तो कुछ भी नहीं। 7632। हमने ये जो इतना जतन किया ना वो इस 848 के लिए किया, क्योंकि ये गुडविल के ऊपर इम्पेयरमेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर है, इम्पेयरमेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर, इम्पेयरमेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर है। ठीक है।
तो इसको उठा के लेके जाएंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर ऐड कर देंगे बस। इसकी यही एडजस्टमेंट पड़ी थी ना हमने। जी सर। जब कोई थोड़ा जज्बा आता है ना पढ़ाने में, तो यहाँ आएंगे और अदर एक्सपेंसेस के अंदर हम ऐड कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं करेंगे? गुडविल हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का खर्चा नहीं होता, ऑपरेट करने का खर्चा नहीं है गुडविल। ऑपरेटिंग में ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चे आते हैं। इसके ऊपर बहस प्लीज कल कर लेंगे, ठीक है अभी मुझे सर। सवाल खत्म कर देने। तो अगर ये देखो, इसने लिखा हुआ था कि पेरेंट ने चेंज इन कंसिडरेशन जो है उसको रिकॉर्ड नहीं किया ड्यूरिंग द ईयर, तो हमने इसलिए जितना भी चेंज आया था ना कंसिडरेशन में, इसको इसलिए रिकॉर्ड किया। और अगर ये बात ना लिखी होती तो हम ना रिकॉर्ड करते। जितना हमने ऊपर खप खाना किया है ना, वो खप खाना हम ना करते अगर ये काम ना हुआ होता। ठीक है सर। अब इसका टोटल करना रह गया बस। आपस की कोई सेल वगैरह कोई ऐसी एडजस्टमेंट उन्होंने नहीं दी थी, तो कंसोलिडेटेड पीएनएल जो बनेगा, हमारी सेल आ रही होगी, अल्लाह आपका भला करे, 107,900। फिर इसकी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आ रही होगी 54,54,492, निकाल के देख लेना। और हमारा ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो अब आएगा 53। आप हैंड फीस लगा के लेक्चर लेते हो? नहीं सर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल आ जाएगा हमारे पास 9926, ये माइनस कर देंगे। और इंटरेस्ट एक्सपेंस का टोटल आ जाएगा हमारे पास 4863, ये माइनस कर देंगे। और हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम जो आ रही है उसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 1000, ये ऐड कर देंगे। और अदर एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं हमारे वो हो जाएंगे 4648। तो ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। 34971। बस अब एक छोटी सी बात, आपको याद होगा, आपने पढ़ी हुई है कंसोलिडेशन, ये प्रॉफिट इस प्रॉफिट के कौन हिस्सेदार हैं? दो बंदे, एनसीआई और पेरेंट। हाँ बस अब हमने पेरेंट और एनसीआई में तकसीम कर देना। तो एनसीआई का प्रॉफिट लेकर उस पे उसकी परसेंटेज। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट। पेरेंट को कितना जाना है और एनसीआई को कितना जाना है? पेरेंट का मैं पहले बताता हूँ तो बार बार के हम इसका क्या निकालते हैं, बैलेंसिंग। जी सर। ये टोटल प्रॉफिट है 34971। हम इसमें हमने इसको तकसीम करना है किसमें? एनसीआई में और पेरेंट। पेरेंट में। अच्छा, सर मेरी कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू नहीं ठीक आ रही। आपकी जी 313 2692 आ रही है। है। कॉस्ट ऑफ सेल को सारी वैल्यूज को ऐड करके मेरी 26292 आ रही है। एक मिनट में दोबारा करके देखते 3192 प्लस ये 3192 नहीं है, 31392 है। तो अच्छा ठीक है। हाँ वो थोड़ा सा लिखने में एरर हो गया होगा। ठीक है जी सर। भाई, इतनी इतनी सी गलती माफ कर दिया करो।
ओके सर। अब हमने निकालना है जी पेरेंट को क्या हिस्सा मिलेगा और एनसीआई को क्या मिलेगा हिस्सा। तो देखो इसको निकालने का तरीका ये है, आपने यहाँ निकाल लेना है सब्सिडरी का प्रॉफिट क्या है। अब सब्सिडरी का प्रॉफिट पता कैसे निकलेगा? कैसे सर? मैंने 2 कॉलम नहीं बनाया, आप 2 कॉलम बना लेना। ये सब्सिडरी की सेल, ये सब्सिडरी की कॉस्ट ऑफ सेल, ये सब्सिडरी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सब्सिडरी के इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट इनकम। अच्छा इसको मैंने यहाँ किया हुआ, चलो यहाँ क्वेश्चन में नहीं गिवन। हाँ दिया मैंने क्वेश्चन। क्वेश्चन भाई किधर है? नीचे यहाँ आराम फरमा रहे। ये रहा जी सब्सिडरी का 16,425 रुपए का प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट को पकड़ना सब्सिडरी के, एस प्रॉफिट वो आ रहा है 16,425। अब जिस 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 एक्सपेंस है सब्सिडरी का प्रॉफिट इम्पैक्ट होगा वो आपने एडजस्टमेंट देखनी है। अच्छा अब मैं पहले याद करवाता हूँ, जो ब्रांड है उसकी डेप्रिसिएशन कितने से इंक्रीज हुई थी? 1000 से जी। तो ब्रांड की डेप्रिसिएशन अगर 1000 से इंक्रीज हुई तो ब्रांड जो सब्सिडरी का प्रॉफिट 1000 से क्या हो जाएगा? डिक्रीज नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरीज में ब्रांड की डेप्रिसिएशन 1000 से इंक्रीज हुई थी, तो जिसने सब्सिडरी के उसके नेट एसेट्स को इम्पैक्ट किया होगा ना, आपने ये देखना है कि कौन सी एडजस्टमेंट के अंदर सब्सिडरी को हिट हुई है। ठीक है सर। तो जो ब्रांड था वो कहाँ नजर आ रहा था? नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी में। तो सब्सिडरी के नेट एसेट 1000 से बड़े थे तो डेप्रिसिएशन, सॉरी सब्सिडरी का जो ब्रांड जब बड़ा था वो कितनी वैल्यू से बड़ा था? 5000 से बड़ा था आई थिंक। हाँ 5000 से बड़ा है ना जी। सब्सिडरी का ब्रांड 5000 से बढ़ गया था, तो हमने कहा सब्सिडरी का ब्रांड अगर 5000 से बढ़ा तो सब्सिडरी की डेप्रिसिएशन 1000 से बढ़ जाओ। तो ये एडजस्टमेंट किसको हिट कर रही है? सब्सिडरी को। तो ये वाली एडजस्टमेंट हमने ले ली। ठीक है। फिर प्लांट जो था वो प्लांट कितने से इंक्रीज किया था उसने? 1000 से। और उसकी डेप्रिसिएशन ने कितने से इंक्रीज किया था? 250 रुपए से। डेप्रिसिएशन 250 से इंक्रीज करेगी तो इसका वो क्या हो जाएगा? कम प्रॉफिट हो जाएगा कम। फिर सब्सिडरी की जो इन्वेंट्री थी उसमें हमने क्या किया था? उस 4000 से उसको बढ़ा दिया था। जब वो 4000 से बढ़ी थी तो कॉस्ट ऑफ सेल 1600 से बढ़ गई थी, तो 1600 से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी तो सब्सिडरी का प्रॉफिट 1600 से नीचे आ जाएगा। तो ये सब्सिडरी का प्रॉफिट हमारे पास आ गया 1375 1357। ठीक है ये। अब इसमें एनसीआई का हिस्सा कितना है? 20%। ऐसे ही है जी। और वो कितना बनेगा? 2715। ये आ गया एनसीआई का हिस्सा। तो हमने कहा कि ये टोटल प्रॉफिट है, इसमें 2715 जो एनसीआई का हिस्सा। अब 34971 माइनस 2715 पेरेंट का हिस्सा आ जाएगा हमारे पास। पेरेंट का आएगा 322256। हमने देखो सारा टोटल प्रॉफिट ये निकाला था। ये 2 बंदों को जाना है, पेरेंट को भी और एनसीआई को भी। हमने कहा कि एनसीआई को सबसे पहले निकालो कि एनसीआई को सब्सिडरी में से क्या हिस्सा मिलना है। वो मिलना 13575। अब इस 34971 में से 2715 तो सब इसको मिल गया एनसीआई को, तो ये बाकी सारे का सारा किसका होगा? पेरेंट का। ठीक है सर। 32256
अच्छा, ये हर बार हुआ करेगी जब भी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल निकालना है ना, तो आपने एस के प्रॉफिट को पकड़ना है और वो एडजस्टमेंट देखनी है जिससे एस का प्रॉफिट इंपैक्ट हो। जैसे मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ये देखो, आपने पेपर में पता क्या किया करना है, आपने कहना ऐसे सवाल के पास आना है, आपने कहना ये पहली एडजस्टमेंट दी हुई है कैश की, ये तो पेरेंट की है, सब्सिडी को इंपैक्ट नहीं करेगी। डेफर्ड कंसिडरेशन दी हुई है, ये किसकी है, ये तो पेरेंट की एडजस्टमेंट है, पेरेंट के प्रॉफिट को हिट करती है ये तो। जो इंटरेस्ट बुक होगा वो किसको पड़ रहा होगा, पेरेंट को, है ना, है ना, है ना, पेरेंट ने पैसे देने हैं ना जी। तो ये तो सब्सिडी को इम्पैक्ट करेगी नहीं, तो ये भी नहीं लेनी, ये भी सब्सिडी को इम्पैक्ट नहीं करेगी, ये भी सब्सिडी को इम्पैक्ट नहीं करेगी। यहाँ पे हाँ ये ब्रांड जो है ये किसका है, नेट एसेट एक्विजिशन सब्सिडी का, तो अगर इसकी डेप्रिसिएशन बढ़ी तो आएगा मसला, इसकी डेप्रिसिएशन बढ़ी तो आएगा मसला, इसकी डेप्रिसिएशन बढ़ी तो आएगा मसला। अब मैं छोटी सी बात बता देता हूँ, इस एस के प्रॉफिट के अंदर ना मोटी मोटी 5 चीजें आएंगी, वो 5 चीजों की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। ओके सर। अब वो 5 चीजें ना पता क्या, ये देखो, हर वो चीज जिसे सब्सिडरी के प्रॉफिट को असर पड़ेगा, बस हमने वो चीज देखनी है, हर वो एडजस्टमेंट जिसे सब्सिडरी के प्रॉफिट को असर पड़ेगा। तो वो कहाँ चला गया, आज का लेक्चर वर्स्ट तरीन लेक्चर है मेरी जिंदगी। मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं ये कंसोलिडेशन डिलीट कर रहा हूँ अपने पास। ठीक है सर। अब वो मुझे नहीं, मेरा कहाँ गया, मैंने पता नहीं इसको कहाँ फेंक ऊपर है सर। हाँ ये रहा। तो एस का प्रॉफिट किस चीज से हिट हुआ करेगा, देखो छोटी सी बात, कि अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई तो उसमें डेप्रिसिएशन बढ़ेगी, तो आपने ये देख लेना कि कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है उसकी डेप्रिसिएशन तो नहीं बढ़ी। फिर अनरियलाइज्ड जो गेन है ऑन अनसोल्ड स्टॉक, उसमें गेन की एडजस्टमेंट आती है ना, जी। गेन इनकम्स होती हैं, उससे भी इंपैक्ट होगा। कोई इम्पेयरमेंट है, अभी देखो, अभी इम्पेयरमेंट ने सब्सिडरी को इम्पैक्ट पता क्यों नहीं किया, क्योंकि पार्शियल गुडविल थी, और पार्शियल गुडविल में इम्पेयरमेंट किसके पास बुक होती है, पेरेंट के पास। हाँ, अगर फुल गुडविल होती ना तो फिर इम्पेयरमेंट होने की वजह से यहाँ इम्पेयरमेंट भी आ जाती, फिर यहाँ पे आएगा अनरियलाइज्ड गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ पीपी। ठीक है, ठीक है फिर सर। एक और चीज बता दूं यहाँ पे क्या आएगी, क्या? चलो ये आगे अगले लेक्चर्स के लिए रखते हैं। तो कंसोलिडेटेड पीएनएल ना, ये सारी चीजें आएंगी इसके अंदर, बाकी एक दो चीजें प्लस माइनस होंगी मजीद, तो वो आपने देख लेना। तो ये एडजस्टमेंट आपने देख लिया करने, सवाल में ये है तो नहीं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से ये कम हो जाएगा, इससे भी ये कम हो जाएगा। ये 2 लेक्चर आपने मेरे कहने पे एक बार दोबारा ले लेना, ठीक है। ओके सर।